नमस्कार, राम जी राम। मैं गणेश कुलरिया, आपका स्वागत है आज के नए टॉपिक के साथ डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें आज का टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी जो कि हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो आइए, आज का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का पहला टाइप है और जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट लेके रहता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कि उसका अगर हम यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से करें तो हमें डिजिटल मार्केटिंग में बिना कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, जिसमें कि एसईओ में सबसे ज़्यादा मेहनत का ही काम है। अगर आप जितनी ज़्यादा ट्रिक्स और टिप्स के तौर पे अगर आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया करते हैं तो वो चीज़ आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत अच्छी काम आएगी। जिसमें हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद में मैंने बताया था सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, क्रॉलिंग, देन इंडेक्सिंग, देन रिजल्ट दिखाता है। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे लास्ट क्लास में, और उसके बाद में मैंने आपको बताए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन, कि सर्च इंजन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके के अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ पे और नए टॉपिक्स हैं जिसका मैंने आपको कल बताया था कि आगे हम पढ़ने वाले हैं सर्च इंजन जो कि सबसे टॉप का है गूगल, उसके एल्गोरिथम, और वो गूगल किस तरीके से काम करता है, सर्च इंजन की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि एसईओ के टाइप्स हैं वो कौन कौन से। उसके बाद में हम जो मेजरली टाइप रहेंगे वो हम देखेंगे लोकल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ और मोबाइल एसईओ। देन आफ्टर वर्क बेस, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क के बेस पे एसईओ के कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल है। तो इसके अंदर आज का टॉपिक शुरू करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन के। पहला पॉइंट है गूगल। गूगल के अंदर सबसे मेन पार्ट यही रहता है कि गूगल किस तरीके से काम करता है। क्या गूगल के पास कोई फॉर्मूला है उसके तौर पे हमें रैंक मिल रही है, किस बेस पे हमें वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था bit.ly/D, कैपिटल M, कैपिटल B, स्मॉल y, कैपिटल G, कैपिटल K, ये अगर आप URL के अंदर एंटर करेंगे किसी भी ब्राउजर के अंदर तो आप मेरे जितने भी सिलेबस है उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं, और उसके तौर पे आप ये पता कर सकते हैं कि मैं आपको आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ या मैं क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन के तौर में भी बताया है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है मेरे हिसाब से। एक मैंने ब्रीफ लाइन और डेफिनेशन भी लिखी है उस टॉपिक के बारे में जो कि उसके रिलेटेड हो, वो इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में फुली डेफिनेशन के साथ मैं बताऊंगा कि वो चीज क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो चलिए, आज का डिजिटल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है एसईओ, और एसईओ के अंदर है गूगल एल्गोरिथम्स किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल एल्गोरिथम्स। गूगल एल्गोरिथम के अंदर 8 प्रकार की या 8 टाइप्स ऑफ गूगल की एल्गोरिथम्स है, वो किस तरीके से। उसके अंदर सबसे पहली चीज है डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के अंदर गूगल एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम यहाँ पे अब आगे देखने जा रहे हैं। जिसमें गूगल एल्गोरिथम 8 टाइप्स की अवेलेबल है, उन सब का हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको कि इसे किस तरीके से हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, और इसके अंदर जो जो एल्गोरिथम है उनके हिसाब से हम कौन सा डेटा अगर उन्हें प्रोवाइड करें तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, और उसके अलावा हम क्या करें और क्या नहीं करें ताकि ये एल्गोरिथम्स हमारे लिए हार्मिंग ना हो। तो यहाँ पे पहली एल्गोरिथम है गूगल की, उसका नाम है पांडा। देन सेकंड है पेंगुइन, थर्ड हमिंगबर्ड, फोर्थ पिजियन, फिफ्थ मोबाइल, सिक्स्थ रैंक ब्रेन, सेवंथ पोजम, एट फ्रेड। पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, पिजियन, मोबाइल, रैंक ब्रेन, फोजोम और फ्रेड। ठीक है, यहाँ पे 8 तरीके की गूगल एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ कि कौन सी एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब सर्च इंजन के अंदर अगर कोई भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं या उन्हें हम सबमिट कर रहे हैं तो वो एक
पर्टिकुलर वे तक ही डेटा ले रहे हैं। उनका एक कंसेप्ट रहता है कि ओके फर्स्ट फेज में उन्हें ये डेटा चाहिए, सेकंड फेज में ये, और थर्ड फेज में ये डेटा चाहिए। तो सबसे पहले सर्च इंजन वही कलेक्ट करता है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि आपके वेब पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। उसके बाद में उसका कंटेंट किस तरीके से है, उसकी डिटेल किस तरीके से, वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन, और उस कीवर्ड की रिलेवेंसी कितनी है, वो सारी की सारी एल्गोरिथम ये 8 1 by 1 को काउंट करके ही आपके वेब पेज को रैंक मिलती है। अगर आपके कीवर्ड पे आपके वेब पेज सबसे ऊपर रैंक हो रहा है तो इसका मतलब है वहां पे आपने ये 8 के 8 एल्गोरिथम का इतना बेस्ट तरीके से यूज किया है ताकि वहां आप सबसे ऊपर आ रहे हैं। अब यहाँ पे पहले एल्गोरिथम की बात करते हैं, वो है गूगल की पांडा एल्गोरिथम। यहाँ पे मैंने जैसे इंफॉर्मेशन लिखी है कि पांडा की जो शुरुआत हुई है या जो भी उसका हुआ है वो 24 फरवरी 2011 को। यहाँ पे पहली एल्गोरिथम है गूगल की पांडा, जिसका इंट्रोडक्शन गूगल ने सबसे पहले करवाया है 24 फरवरी 2011 को। 24 फरवरी 2011 को ये पांडा की एल्गोरिथम गूगल ने अपडेट की थी। उसमें उसने ये कहा था कि जो भी वेबसाइट के अंदर आपका इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो कितना यूनिक है, कितना ओरिजिनल है और कितना डुप्लीकेट प्लेगराइज है कंटेंट, उसके हिसाब से आपको वहां पे एक इस एल्गोरिथम के तहत आपको वहां पे वो इम्प्लीमेंट करना रहता है कि क्या इस एल्गोरिथम के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है वो एकदम करेक्ट है या नहीं है। अब पांडा के अंदर क्या है कि 24 फरवरी 2011 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें ये है कि डुप्लीकेट, प्लेगराइज और थिन कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट या उस वेब पेज के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट है या फिर कंटेंट की जो क्वालिटी है वो एकदम लो है। अब क्वालिटी किस तरीके से काउंट होती है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट, एक वेब पेज के अंदर या एक पेज के अंदर आपने कंटेंट लिखा है, यानी कि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में आपने कुछ वर्ड्स के लिखे हैं, जैसे मान लीजिए 500 वर्ड का आपने कोई भी कंटेंट लिखा है। अब उसे कौन पढ़ सकता है, तो पढ़ने का तरीका अलग रहता है। 1 to 5th स्टैंडर्ड तक के पर्सन अगर उसको पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है वो पढ़ रहा है, तो वो हो गया बिगिनर लेवल का। देन 6 to 10th स्टैंडर्ड, 11 to 12 स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, और इस तरीके से यहाँ पे एक अलग अलग वे में बनाए गए हैं। जब हम कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ के अंदर कंटेंट को फुली ऑप्टिमाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक कंटेंट को लिख रहे हैं तो उस कंटेंट को आप किस वे में लिखें, कौन सा टूल यूज कर सकते हैं जिसके तहत आपको अच्छे अच्छे सजेशन भी मिल जाएंगे और वहां पे आप कंटेंट को एकदम बारीकी से और एकदम अट्रैक्टिव वे में, क्योंकि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस पीएचडी लेवल प्रोफेसर और पर्संस अवेलेबल है तो वहां पे आप ऐसा कंटेंट नहीं लिखोगे जो कि 10th स्टैंडर्ड तक का यूजर भी इजीली समझ जाए। जैसे हम देखते हैं कि हमारा स्कूल का सिलेबस रहता है, कॉलेज का सिलेबस लास्ट क्लास से हार्ड रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या रहता है कि अब अगर आपने लास्ट लेक्चर को आराम से पढ़ लिया है तो ये आपके लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसकी जो रीडेबिलिटी रहती है कि कंटेंट पढ़ने में कितना है, समझने में कितना है, वो सारा आपका आता है पांडा के अंदर। तो इसमें है डुप्लीकेट, प्लेगराइज और थिन कंटेंट, यानी कि कंटेंट की कोई क्वालिटी नहीं है, कंटेंट के अंदर कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, छोटा कंटेंट लिखा हुआ है जहां पे इस वर्ड के लिए कंटेंट, जैसे कि अगर आपने कोई भी कंटेंट के एक एग्जांपल है कि आपने उसके बारे में 1000 वर्ड का कंटेंट लिखना है और आपने वहां पे 200 वर्ड के कंटेंट में ही सब कुछ बता दिया, लेकिन वहां पे उस कंटेंट के अंदर ऐसा पता नहीं चल रहा कि इस 200 वर्ड के कंटेंट में आपने किस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। मान लीजिए आपको एक टॉपिक के बारे में लिखना है, आपने बता दिया 2 लाइन में कि ये चीज ये अवेलेबल करवाती है, तो पर वहां पे जो यूजर को पढ़ना है उसे वहां पे ब्रीफली में नहीं देखना है, उसे वहां पे फुली कंटेंट को देखना है, एक आर्टिकल के तौर पे पढ़ना है, इसलिए वो वेबसाइट पे आया है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि न्यूज की वेबसाइट्स अवेलेबल रहती है तो कुछ वेबसाइट्स न्यूज की ऐसी रहेगी जो आपको 1-1, 2-2 पेज की न्यूज दिखाएगी, लेकिन कहीं पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट न्यूज भी मिलेगी, जैसे कि 60 वर्ड्स की मिलेगी, 100 वर्ड्स की ओनली न्यूज। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि मुझे उतनी ही न्यूज डिस्प्ले करवानी है जितनी यूजर को मुझे एक्सप्लेन करवानी है। अब उस वेबसाइट का मेन मोटो यही है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ रहे हो तो आपको हमारी वेबसाइट पे सिर्फ 60 वर्ड की न्यूज मिलेगी और उसमें आपको सब कुछ इजीली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और वही न्यूज अगर 1000 वर्ड में है तो इसका मतलब वहां पे ये है कि उसके अंदर पूरा बारीकी से बताया गया है। जैसे एक कंप्यूटर लेने शॉप पे जाते हैं तो वो डायरेक्टली बोलते हैं इसके अंदर विंडोज है, ये प्रोसेसर, इतनी रैम, इतनी हार्ड डिस्क है और ये
वगैरह वगैरह सारी चीज। अब जब बात आती है फुली एक्सप्लेन की, तब वहां पे बताया जाता है कि एक बैटरी है, बैटरी कितने एमएच की है, वो कितने घंटे तक चलेगी, स्टैंड बाई में कितनी चलेगी, फुल ब्राइट में कितनी चलेगी, अगर आप गेम यूज करते हो तो कितनी चलेगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं लैपटॉप के तो आपको 1000 और 2000 वर्ड का कंटेंट चाहिए, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ ब्रीफ इंफॉर्मेशन में बता रहे हो कि उस लैपटॉप की क्वालिटी और खासियत, तो वो आप 60 वर्ड्स की क्वालिटी में कंटेंट के अंदर बता सकते हैं। उसके अंदर मैंने आगे और बताया कि यूजर जनरेटेड स्पैम यानी कीवर्ड स्टफिंग। यहाँ पे सेकंड लाइन में ऐसा लिखा हुआ है यूजर जनरेटेड स्पैम, मतलब कि आपने वर्ड कंटेंट लिखा 1000 वर्ड का और उसके अंदर आप क्या जैसे ही वर्ड लिखा तब आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, इसके अंदर जो मेन कीवर्ड था स्पेसिफिकेशन ऑफ लैपटॉप या लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में वो कीवर्ड मैंने सिर्फ 2 बार ही लिखा है। तो अब आप क्या करोगे, वहां पे उसी कीवर्ड को जबरदस्ती वहां पे डालने की ट्राई करोगे और उसको ही कहा जाता है कीवर्ड स्टफिंग। यानी बार बार उसे जबरदस्ती अगर आप उस कीवर्ड को डाल रहे हैं तो वो आपका कीवर्ड स्टफिंग रहेगा। मतलब जहां पे जगह नहीं है फिर भी अगर आप बैठ रहे हैं तो वो चीज नहीं रहती है। ओके, फिर उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फिक्स किस तरीके से किया जाएगा अगर ये एल्गोरिथम की पेनल्टी आपको मिल जाती है। जी हाँ, अगर आपकी गूगल के एल्गोरिथम है और उसके अंदर आपने कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट लिखा है तो उसकी एक पेनल्टी मिलती है। अब पेनल्टी का मतलब क्या है, एक स्ट्राइक मिलेगी। अगर आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब पे आपने बहुत जगह पे सुना होगा कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रही है, किसी को कोई दे रहा है, किसी को मिल रही है। तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक जिस तरीके से रहती है, वैसे ही गूगल जो कि मेन सर्च इंजन है वो हमें एक पेनल्टी सेंड करता है कि जो आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट है उसके अंदर डुप्लीकेट है, प्लेगराइज है या थिन कंटेंट जो भी है, उसकी आपको एक पेनल्टी मिलती है। ज्यादातर वेबसाइट में पेनल्टी इजीली नहीं मिलती है, लेकिन जब अगर आपको पेनल्टी मिली है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत ही हार्मफुल कंटेंट या जो भी पेनल्टी आपको मिली है उसका बहुत बड़ा मतलब एक अहम पॉइंट है, तभी आपको एक पेनल्टी मिली है। अदरवाइज इजीली किसी को नहीं मिलती है। अगर आप एक ब्लॉगर है और आपकी वेबसाइट पे एड्स चल रहे हैं, आप अर्निंग कर रहे हो, फिर भी आपको इजीली एल्गोरिथम की पेनल्टी नहीं मिलेगी। वहां पे एडसेंस ब्लॉक हो सकता है लेकिन पेनल्टी इजीली नहीं मिलती है। पेनल्टी मिलने का एक सोर्स है, वहां से आप फाइंड कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में पेनल्टी है या नहीं है। गूगल सर्च कंसोल जो कि गूगल का क्रॉलिंग टूल है, वहां से गूगल सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट हमारे सर्च इंजन पे जो रैंक करेगी वो किस तरीके से कर रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है और कितनी आपकी परफॉर्मेंस रैंक हो रही है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज और मैनुअल इश्यूज आपको वहां पे दिख जाएंगे और वहां पे आप देख सकते हो इजीली कि ये पेनल्टी हमें मिली है। लेकिन एक बात यहाँ पे है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब 8 एल्गोरिथम की हम बात कर लेंगे तब मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से गूगल का एल्गोरिथम हम फाइंड कर सकते हैं और गूगल क्या हमें प्रॉपरली बताता है कि कौन सी एल्गोरिथम मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि पांडा की जो गूगल एल्गोरिथम है वो किस तरीके से फिक्स की जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा है चेक रेगुलरली कंटेंट डुप्लीकेशन फॉर द वेबसाइट, चेक थिंक कंटेंट एंड कीवर्ड स्टफिंग। जैसा कि जो गलती की है उस गलती को अगर सही करना है तो वही चीज करनी पड़ेगी। अगर आप मैथ की क्लास में फेल हो चुके हो तो आपको मैथ का वापस टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो उसकी रीसबमिट जो भी एग्जाम रहती है रीमीडियल, वहां पे आप वहां पे वापस ट्राई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपने उस टाइम पे भी लॉस कर दिया तो आपको अगली बार पूरा वापस से पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है, आपको इजीली पता नहीं चलेगा कि कौन सी पेनल्टी लगी है और कौन सी पेनल्टी में कौन से वेब पेज पे इश्यूज आया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट में कोई हार्मफुल कंटेंट तो नहीं गया है। और उसके अलावा आप जितनी भी देखेंगे, अगर आपकी किसी वर्ड पे रैंक होते होते अगर वो नीचे जा रही है, अगर नीचे जानी शुरू हो चुकी है, तो आपको पक्का उस वेब पेज पे वर्क करना रहेगा। क्योंकि अगर मैं वेब 1 नंबर पे आ गया और उसके बाद में मैं 10 पे 20 पे नीचे जाए चलते ही जा रहा हूँ, जबकि मैंने कीवर्ड पे मेहनत की है और फिर भी वो अब नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी वेब पेज के अंदर कोई ना कोई ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट उस वेब पेज को हार्म कर रहा है सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो उसे फिक्स करने के लिए आपको चेक रेगुलरली करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो डुप्लीकेट नहीं हो, थिन कंटेंट नहीं हो और उसके साथ में भी कीवर्ड स्टफिंग ना यूज की गई हो। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग यूज करना चाहते हो तो उसे किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो
तो जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक्स बहुत सारे मिलेंगे जिस टॉपिक के बारे में आपको अभी समझना है, लेकिन ये चीज अगर हम अभी समझेंगे तो उसकी क्लास कभी और पे डिसाइड करेंगे तो वो बेटर रहेगा। वरना अभी अगर मैं कीवर्ड स्टफिंग के बारे में पूरा एग्जांपल दिखाऊंगा तो वहां पे वो चीज इजीली कवर नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कीवर्ड स्टफिंग, डुप्लीकेट और थिन कंटेंट की, तो वहां पे गूगल की पैंडा एल्गोरिथम आपको वहां पे डिस्प्ले होगी। देन सेकेंड एल्गोरिथम है जिसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन जो कि ये आपको एल्गोरिथम ज्यादातर आपको एक एनिमल पे ही मिलेगी, एक बर्ड पे मिल सकती है। तो वो किस तरीके से है, पेंगुइन को उन्होंने लॉन्च किया है अप्रैल 2012 में 24 अप्रैल को इन्होंने पेंगुइन एल्गोरिथम को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो मैंने लॉन्च डेट लिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तारीख को लॉन्च होने के बाद में इसने कंटिन्यूअसली वो चीज, तो जैसा कि आप फोन में भी ऐप यूज करते हो तो बार बार आपको हर 1-2 महीने में अपडेट आता है कि ये ऐप अपडेट कीजिए, ये ऐप अब अपडेट कीजिए, इसमें कुछ नया अपडेट आया। तो वही चीज ये कर रहे हैं इन्होंने। पांडा की जो एल्गोरिथम 2011 में बनाई थी, उसके बाद में वो रोजाना उसको अपडेट कर रहे हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी, ईयरली इनमें अपडेट होता है। वो किस तरीके से कोर अपडेट्स रहते हैं, एल्गोरिथम अपडेट, वो भी हम बाद में पता करेंगे जब अच्छे से एसईओ समझ लेंगे। उसके बाद में हम एडवांस गूगल के बारे में अगर सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या किस तरीके से ये जो भी एल्गोरिथम्स है वो किस तरीके से काम करती है। देन पेंगुइन का मतलब है स्पैमी और इनरिलेवेंट लिंक्स। देन यहाँ पे लिंक्स विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। जब आपने एक वेब पेज के अंदर सारा कंटेंट लिखा तो अब आपने देखा कि उसके अंदर मैं लिंक भी ऐड करूं, जो कि मैं एसईओ में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से लिंक ऐड होती है और किस तरीके से लिंक्स के टाइप्स भी अवेलेबल रहती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझते हैं शॉर्टली कि जब स्पैमी और इनरिलेवेंट लिंक्स का मतलब है कि आपके एक वेबसाइट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है हेयर लॉस के बारे में, कि अगर आपके हेयर लॉस हो रहे तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और वहां पे आपने लिंक्स जो कि दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफर हो रहे हैं, और वहां पे आपने ऐसा बता दिया कि अगर आप वेट लॉस कीजिए, ओके, वो हेल्थ में हो गया। फिर आपने एक और लिंक ऐड की कि ये 5 बेस्ट टीवी है जो आप खरीद सकते हैं। फिर आपने बता दिया कि ये 10 मोबाइल है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, इनमें से 10 कोई भी एक। तो यहाँ पे क्या है, कंटेंट किस तरीके का था, हेयर लॉस के बारे में। आपने पहली लिंक दी वेट लॉस का, जबकि उसको हेयर लॉस का बारे में अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं या जो भी वो पढ़ रहा है तो उसे ऐसा बताओ जो हेयर के रिलेवेंट हो, ठीक है। हेयर के रिलेवेंट आपको हजारों टॉपिक मिल सकते हैं, तो आप उनमें से कोई एक टॉपिक की लिंक रखिए। और फिर उसके बाद में आपने लिख दिया टीवी का, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि वो पेड प्रमोशन टाइप आप कुछ कर रहे हैं। आप लिंक का मतलब है कि आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन में से कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लेकिन आप उस आर्टिकल में नहीं बता सकते। तो आप क्या करते हो, उसके लिए अलग आर्टिकल लिखते हो, तो वहां पे उसे लिंक ऐड करवा दीजिए। जैसा कि आप देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे कहा है कीवर्ड स्टफिंग के बारे में हम अलग से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ का मतलब क्या है, कीवर्ड स्टफिंग जब हम बाद में पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा कि कीवर्ड स्टफिंग क्या है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसको अवॉइड करना है। लेकिन अभी अगर हम इसके बारे में पढ़ने जाएंगे तो 1 घंटे की क्लास यही चली जाएगी। तो अब हम बाद में जो एसईओ की मेजर और जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो हम किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे स्पैमी और इनरिलेवेंट लिंक्स का मतलब यही है कि अगर आपने एक वेब पेज के अंदर जितनी भी बैकलिंक्स है या जो भी लिंक्स अवेलेबल है उसे आप रिलेवेंट तौर पे ही वहां पे ऐड करें, ताकि यूजर उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में वही इंफॉर्मेशन देखें जो उस कीवर्ड पे अवेलेबल थी। देन यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट बताया था, लिंक विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए टी का वर्ड क्या है, चाय, ओके, ओनली नॉर्मली टी, हाउ टू मेक टी। तो यहाँ पे टी का मतलब है चाय, तो इस पे आपने एक लिंक ऐड करवा दी, वो थी हाउ टू मेक ए टी ब्लॉग की। तो यहाँ पे जो आपने लाइन लिखी है ना, वो तो इस तरीके से लिखी है कि टी इज अ वेरी फेमस फ्रॉम इन आसाम, ओके, और इंडिया इज अ वेरी लार्जेस्ट प्लांट्स अवेलेबल इन आसाम। मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हैं वहां पे कि आसाम के अंदर सबसे अच्छी चाय रहती है, वो सारी चीज। लेकिन यहाँ पे आपने जो टी वर्ड था उस पे आपने क्या लिंक दे दी, हाउ टू मेक अ टी, और उसके बारे में वो उस आर्टिकल में पढ़ रहा है। जबकि यहाँ पे टी पे वही लिंक ऐड करनी चाहिए जिसका मतलब हो कि इस टी में क्या है, चाय। तो चाय के बारे में आपको वहां पे सब बताना है, ना कि आपको उस आर्टिकल के इनरिलेवेंट लेके कहीं जाना है। अगर आपको हाउ टू मेक ए टी पे भी आपको उस यूजर को लेके जाना है तो आप वहां पे एक लिंक और ऐड कर दीजिए, यानी कि एक लाइन, एक सेंटेंस ऐड कर दीजिए कि अगर आपको ये चाय की
चाय की क्वालिटी पसंद आई है, तो ये क्वालिटी आप कहाँ पे देख सकते हो, और इस क्वालिटी चाय की जो पत्तियां हैं उसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप अच्छा बना सकते हैं। तो वहां पे आप हाउ टू मेक ए टी की लिंक ऐड भी कर सकते हैं, और वो एकदम यूजर फ्रेंडली भी रहेगी कि यूजर ने ये पढ़ा कि अगर आपको अच्छी तरीके से चाय बनानी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, तो वहां पे आप उस लिंक को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, फिर पेंगुइन को फिक्स किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली ऑडिट करना पड़ेगा वेबसाइट को एक बैकलिंक चेकर टूल के साथ। अब यहाँ पे आप स्टैटिक भी कर सकते हो, लेकिन अगर टूल के साथ करना चाहो तो वो भी शुरुआत में आप स्टैटिक टाइप रखना, और उसके बाद में आप टूल्स पे जा सकते हो। जब आपको एक मल्टीटास्किंग पर्सन के तौर पे आप काम करने लग जाओ, आपको लगे कि अब मुझे ऑडिट और एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता है, देन आप इस टूल का यूज कर सकते हो। वो टूल कौन कौन से, मोज, सेमरस, एचआरएफ, स्पाइक एक्सेट्रा, यानी कई तरीके की टूल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप चेक कर सकते हैं रेगुलरली। ये दो चीज तो मैंने आपको बताई थी, ये दो काफी हार्डफुल और मेन इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ही पांडा की जो एल्गोरिथम है वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक सर्च इंजन के अंदर अगर आप कोई भी वेबसाइट को ऐड करवा रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखो कि उसके एल्गोरिथम कौन कौन सी है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है। तो आज के टाइम में अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवेलेबल है। देन यहाँ पे हम थर्ड एल्गोरिथम को देखते हैं, हमिंगबर्ड, जो कि 22 अगस्त 2013 को लॉन्च हुई है। तो 22 अगस्त 2013 के बाद में इसमें कई सारे अपडेट्स भी आए हैं, उसके बारे में हम कभी और जब एसईओ का पूरा पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख लेंगे तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक एल्गोरिथम उसको बारे में धीरे धीरे चलते रहेंगे। जैसे आज हमने जितने भी टॉपिक देखे हैं या जब से शुरू से देख रहे हैं तो उन टॉपिक के एक एक बारे में, जैसे मैंने पहले बताया था ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करते हैं, तो वो जब डीएम का कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम एक बिजनेस को पूरा एनालिसिस करके केस स्टडी के तौर पर पढ़ेंगे कि इसे किस तरीके से हम ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। हमिंगबर्ड जो कि 2013 में लॉन्च हुई थी, इसका मतलब है कीवर्ड स्टफिंग। जो कि आपने कहा था पांडा में ये आ चुकी है तो यहाँ पे क्यों, तो वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैंने बताया लो क्वालिटी कंटेंट, जबकि पांडा में था थीन कंटेंट। फिर यहाँ पे हमिंगबर्ड में ये दो चीज मेजरली रखी है, कीवर्ड स्टफिंग और लो क्वालिटी कंटेंट, जबकि ये हमिंगबर्ड में भी है और पांडा में भी है। तो पांडा में और हमिंगबर्ड में अलग कैसे है वो यहाँ पे देखते हैं। तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था, लिंक्स विद यूजर जनरेटेड स्पैम, यानी कि कीवर्ड स्टफिंग। यहाँ पे मैंने वर्ड ऐसा बताया था कि यूजर जनरेटेड स्पैम, और उसको हमने नाम दे दिया कीवर्ड स्टफिंग, क्योंकि एक उस कीवर्ड स्टफिंग के अंदर ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप एक कीवर्ड को बार बार उस वेब पेज के अंदर, उस कंटेंट के अंदर बार बार जबरदस्ती अगर आप ऐड कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको कोई मीनिंग नहीं बन रहा, मीनिंग सेंस होने की वजह से वो कंटेंट रैंक नहीं हो रहा, तो वहां पे वो पांडा की वजह से है। लेकिन हमिंगबर्ड में क्या है कि एक कीवर्ड को आपने क्या है कि बार बार लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, तो वो चीज क्या रहेगी, इस रिलेवेंसी नहीं रहेगी। क्योंकि बार बार अगर मैं ये कहूँ कि गणेश कुलेरिया ये करता है, फिर मैं कहूँ गणेश कुलेरिया ने एमसीए किया, गणेश कुलेरिया ने बीसीए किया, गणेश कुलेरिया सूरत रहता है, तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमनली यूज कर रहे हो, वो है नाम। ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग है, लेकिन आप नाम की जगह पे कुछ और भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि गणेश कुलेरिया सूरत में रहता है। फिर उसके बाद में आप क्या कह सकते हो, he is graduated, he has graduated from भगवान महावीर, ओके, तो he has completed graduation in MCA। तो उस तरीके से आप उस वर्ड को या उस सेंटेंस को आप किस तरीके से यूज करते हैं ताकि यूजर उसे अगर पढ़ रहा है तो उसे वहां पे जबरदस्ती एक कीवर्ड थोपा नहीं जा रहा है और वो इजीली उसे अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है लो क्वालिटी कंटेंट। तो लो क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या है, आपके वेबसाइट के अंदर आपने कंटेंट जो लिखा है उसकी एकदम क्वालिटी में नहीं आ रही है। मतलब कि अगर मैंने एक फोटो कैप्चर किया एक हल्के मोबाइल से और एक हैवी मोबाइल के कैमरा पिक्सल से, तो 12 मेगापिक्सल कैमरा में फोटो आया और 48 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल में भी फोटो आया। लेकिन जब उन दोनों फोटो को आप देखेंगे तो आप वहां पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि 12 मेगापिक्सल में मैं कोई भी चीज जूम कर रहा हूं तो वो फट रही है, लेकिन 48 मेगापिक्सल में हद तक मुझे वो चीज क्लियरली दिख रही है जो कि 12 मेगापिक्सल में नहीं दिख रही। तो वैसे ही अगर मैं उस कंटेंट को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये तो पता चल रहा है कि हाउ टू मेक ए टी या लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन समझ में आ रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई है। बस जैसे तैसे था कंटेंट लिख दिया और उस कंटेंट में मीनिंग का भी समझ में नहीं आ रहा,
कहीं पे आपने एक्टिव वॉइस यूज किया, कहीं पे पैसिव वॉइस यूज किया, कभी इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं, कभी डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं, कभी आप पास्ट की ही वर्ड्स को आप कभी पास्ट सिंपल सेंटेंस में बता रहे हैं, तो कभी आप उसको नेगेटिव वे में भी लेके जा रहे हैं, तो वहां पे जो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो कंटेंट की वो एकदम प्रॉपरली नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि हमिंग बर्ड की अगर आपको पेनल्टी मिलती है तो उसे आप किस तरीके से फिक्स्ड करते हैं। एक्सपेंड कीवर्ड रिसर्च एंड फोकस ऑन कंसेप्ट। एसईओ के अंदर सबसे मेन चीज है ना जो वो है कीवर्ड रिसर्च, यानी कीवर्ड। और कीवर्ड के बाद में जब आप एसईओ का पहला कदम अगर किसी वेबसाइट के अंदर रखते हैं, यानी उसका काम करना शुरू करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च। अगर आपने एक वेबसाइट के लिए, एक बिजनेस के लिए बेस्ट कीवर्ड रिसर्च कर ली, भले ही कितना ही टाइम लगाओ, लेकिन आपने जब कीवर्ड्स के भंडार आपने इकट्ठा कर लिए, तो उसके बाद में आप इजीली इतना सारा कंसेप्ट बना सकते हैं जिसके बेस पे आप उस वेबसाइट में रोजाना अपडेट्स ला सकते हैं, रोजाना नई नई इंफॉर्मेशन और आइडिया जनरेट कर सकते हैं। मैं मेजरली जब भी कोई बिजनेस की वेबसाइट या जो भी मेरी रहती है उस पर कीवर्ड रिसर्च ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ताकि वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम एग्जैक्ट मिल सके। फिर उसके बाद में है वापस से देखते हैं एक्सपेंड कीवर्ड रिसर्च एंड फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट कीवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी है ताकि आपको नए नए आइडियाज आए। जैसा कि पहले बताया था, टी पे आप हाउ टू मेक ए टी का लिंक नहीं दे सकते हो, उसी तरीके से आप ये नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ टी लिखने पे हाउ टू मेक ए टी का ब्लॉग रैंक हो। तो यहाँ पे क्या है, यूजर जब एक कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो यहाँ पे एक माइंडसेट भी तो लगा रहा है। टी का मतलब वो ये जानना चाहता है ये टी मतलब चाय है क्या, ये क्या है, किस तरीके से है, क्या काम करती है, वगैरह वगैरह। इसे कैसे बनानी है उसके लिए वो सर्च करेगा हाउ टू मेक ए टी, ना कि सिर्फ टी। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि टी वर्ड पे आपको कहीं ना कहीं 20-30 नंबर पे आपको हाउ टू मेक ए टी का भी मिल सकता है। वो क्यों मिलेगा, जब टी की इंफॉर्मेशन लिमिटलेस हो चुकी है, वहां पे टी में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तब वो वहां पे ये चेक करता है क्या इसकी रिलेवेंसी और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो उन्हें भी वहां पे ऐड किया जाए। ओके, उसके बाद में केयरफुली रिसर्च रिलेटेड सर्चेस। जो नीचे सर्चेस अवेलेबल रहती है, जैसे आपने टी लिखा और टी लिखने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो गूगल के अंदर नीचे भी ऐसा बताया जाता है कि ये रिलेटेड सर्चेस है जो यूजर सर्च कर रहे हैं। आप टी सर्च करोगे तो नीचे कहीं ना कहीं ये भी आ जाएगा टी के टाइप्स, बेस्ट टी या हाउ टू मेक ए टी, तो वो कीवर्ड भी आप यूज करने हैं आपको। ओके, उसके बाद में उसके सिनोनिम्स और को ऑक्यूरिंग टर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं और उसका नाम बार बार अगर यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को एक फॉर्मेट में लिख के देंगे, उसके नाउन यूज कर लेंगे ही के तौर पे या हिम, हिज, जो भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं उसके नाम की जगह पे। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी अगर आपको वर्ड है जो अगर नहीं समझ में आ रहा है या उसकी कीवर्ड को इजीली वहां पे ऐड नहीं कर सकते, तो आप उसके सिनोनिम्स भी यूज कीजिए। तो सिनोनिम्स आपके बहुत बेटर रहेंगे उस कंटेंट के अंदर, क्योंकि एक यूजर अगर पढ़ रहा है और उसे अलग वर्ड का मीनिंग समझना है, तो वहां पे ये देखेगा कि नहीं, यहाँ पे आपने एक अच्छा सिनोनिम्स वर्ड भी यूज किया है। तो सिनोनिम्स आप कब यूज करोगे, जब आपका रीडेबिलिटी स्कोर उन लोगों के लिए है जो 12th लेवल से भी ऊपर पढ़ रहे हैं या उन्होंने ऊपर की पढ़ाई की है, उन लोगों को। क्योंकि सिनोनिम्स अगर जिस क्लास से शुरू हो रहे हैं उसके एक स्टैंडर्ड बाद वालों को अगर आप यूजर टारगेट कर रहे हो तो ही यूज करें। अदरवाइज जिन्होंने सिनोनिम्स पढ़े नहीं है उनको अगर आप कहोगे कि सिनोनिम्स के बारे में बताने जाओगे तो वो चीज वहां पे ज्यादा रह जाएगी। ठीक है, उस तरीके से उसके बाद में हम यहाँ पे कर सकते हैं ग्रेट सोर्स ऑफ सच आइडिया आर गूगल रिलेटेड सर्चेस, गूगल ऑटो कंप्लीट, पीपल आल्सो आस्क और एलएसआई कीवर्ड। तो गूगल का जो सर्च वेब पेज है उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा कि गूगल के जो सर्च वेब पेज के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, कितना एडवांस सर्च हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम रिजल्ट को और बारीकी से देख सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर के तौर पे या एसईओ पर्सन के तौर पे अगर उस वेब पेज में सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, और आप एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक यूजर के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे, तो आपको कौन कौन सी चीज करनी चाहिए ताकि आपको वहां पे बेटर इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, उसके बाद में फोर्थ पीजीएन। पीजीएन के बारे में ज्यादा इतना है नहीं, क्योंकि ये यहाँ के इंडिया के लेवल पे नहीं है। जो यहाँ पे शुरू हुई थी वो सबसे पहले यूएस में लॉन्च हुई थी, जो कि जुलाई 24 को 2014 में लॉन्च की थी सबसे पहले यूएस में। तो इसका मेजर क्या इश्यू था कि जो इसकी वेबसाइट में रैंकिंग थी, तो वो हर कंट्री के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप एक मुंबई में, बेंगलोर में बैठे हैं और मैं सूरत में हूँ,
तो मैं एक कीवर्ड को सर्च करूंगा, आप कीवर्ड को वही सर्च कीजिए, और थर्ड पर्सन अगर कोई सर्च करता है तो तीनों को कहीं ना कहीं 10% या 20% रिजल्ट ऊपर नीचे चेंज मिलेगा। तो वहां पे क्या रहता है कि टारगेट लोकेशन भी रहता है कि आप किस तरीके से उस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने पीजीएन का मतलब है कि अगर आपने एक पुअर वेबसाइट में ऑन पेज और ऑफ पेज किया है, जब आप एक वेबसाइट के अंदर कंटेंट बहुत अच्छा बना चुके हैं, कीवर्ड वगैरह आपने सारी एल्गोरिथम को चेक कर लिया, जो भी ये 3 एल्गोरिथम की पांडा, पेंगुइन और हमिंगबर्ड, उनका एकदम अच्छे से कंप्लीट किया, लेकिन आपने जब उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी उसका कैनोनिकल पॉइंट्स रहते हैं, मेटा टैग्स, उनको आपने प्रॉपरली वहां पे सबमिट नहीं किया और उनको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो उसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। तो वहां पे आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको पीजीएन इफेक्ट कर रहा है, पीजीएन की जो एल्गोरिथम है वो कहीं ना कहीं आपको वहां पे रोक रही है। तो वहां पे इसको किस तरीके से फिक्स करेंगे, आप अपनी वेबसाइट का जो वेब पेज है उसका ऑन और ऑफ पेज एसईओ चेक कीजिए इन एवरी वेब पेज फ्रॉम द वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट के हर वेब पेज का ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ चेक कीजिए। Also website analysis with SEO auditor, which will give you a good idea about on page optimization you need to focus on। अब यहाँ पे जो मेजर है ना, अगर आपका ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ खराब है तो वो कितना है और किस तरीके से, तो जस्ट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस के टूल्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि वो रैंक करके भी एक टूल अवेलेबल है। उसमें आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल या जो भी आपका वेब पेज का यूआरएल एंटर करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे एक ही वेब पेज के अंदर मिल जाएगी, एक ही वेबसाइट के अंदर, कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या इंप्रूवमेंट करने के लायक है, कौन सा लेवल ऐसा है जिसमें आप हार्डली आपको रिक्वायरमेंट है चेंज करने की। ये तो है पीजीएन जो 4 एल्गोरिथम। उसके बाद में जो 4 एल्गोरिथम है ना, वो बैकएंड में ही काम करेंगे, आपके फ्रंट एंड में आपको इतना चीज देखने को नहीं मिलेगा। 5वीं ये है यहाँ पे एल्गोरिथम मोबाइल, जो कि 21 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। इसमें है लैक ऑफ ए मोबाइल वर्जन ऑफ द पेज, पुअर मोबाइल यूजिबिलिटी। 2015 से पहले लोग वेबसाइट ओपन करते थे तो वेबसाइट हमेशा कंप्यूटर लैपटॉप में ही ओपन करते थे, यानी कि मोबाइल में इंटरनेट यूज करना एकदम इजीली नहीं था और उस टाइम पे इतना इंटरनेट का स्कोप ही नहीं था। तो ज्यादातर लोग मोबाइल में इंटरनेट ना यूज करके डेस्कटॉप और कंप्यूटर में करते थे, क्योंकि तब तक वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से नहीं बनती थी, कंप्यूटर के हिसाब से। और मोबाइल में और कंप्यूटर में बहुत डिफरेंस है स्क्रीन का, तो वहां पे वो प्रॉपरली चीज नहीं दिख रही थी। उस वजह से 2015 में गूगल ने अपनी एल्गोरिथम मोबाइल को अपडेट किया, लॉन्च किया, जिसमें ये बताया कि अगर मोबाइल के अंदर एक वेबसाइट ओपन हो रही है, लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर, तो उसकी जो रिस्पॉन्स साइज है, जो लेआउट है, वो एकदम अट्रैक्टिव हो और यूजर फ्रेंडली हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, जो स्क्रीन है उसके हिसाब से वो कम ज्यादा हो जाए। तो इसे किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, चेक वेबसाइट इन मोबाइल फ्रेंडली टूल्स लाइक गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट will help you see which aspect of your mobile version need to improvement। तो जैसा कि गूगल के एल्गोरिथम है, तो गूगल ने यहाँ पे इस एल्गोरिथम के हिसाब से एक टूल भी दे दिया, गूगल मोबाइल टेस्टिंग वेबसाइट। तो वहां पे क्या करोगे, आप अपने वेबसाइट का यूआरएल एंटर करेंगे, वहां पे वो बता देंगे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, यानी रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। फिर 6th एल्गोरिथम है, उसका नाम है रैंक ब्रेन, जो कि गूगल की सबसे टॉप की एल्गोरिथम है, जो कि सबसे फर्स्ट थी। जब गूगल ने ये कीवर्ड के ऊपर रिजल्ट लाना डिस्प्ले किया था, तो वो जितना भी काम हो रहा है वो रैंक ब्रेन के ऊपर से ही हो रहा है। तो ये रैंक ब्रेन की एल्गोरिथम है, वो सबसे पहले है। इसमें क्या है, लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रिलेवेंसी फीचर, स्लो कंटेंट और पुअर यूएक्स। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी आप कंटेंट लिख रहे हो तो वो HTML के हिसाब से कितना रिलेवेंसी है, और उसमें जो भी आपने रिलेवेंसी दिखाई है वो कहीं ना कहीं अगर नहीं मैच हो रही है तो वो चीज आपकी रैंक ब्रेन के अंदर आती है। फिक्स कैसे करना है, ऑप्टिमाइज और रिसर्च कीजिए आप अपने कंटेंट पे और चेक कीजिए कंपटीटर ने जो कंटेंट लिखा है उसमें से आप गेट कीजिए कि बेस्ट आइडिया कौन से है, जिससे आप ऑप्टिमाइज करके उस कंटेंट को आप अपने कंपटीटर के कंटेंट से अच्छा बना सकते हैं। हाउ टू मेक ए टी पे कंपटीटर ने पहले से कंटेंट लिख रखा है, तो आप कुछ ऐसी ट्रिक और ऐसी रेसिपी लाइए हाउ टू मेक ए टी की, ताकि वहां पे यूजर आपकी रेसिपी को ज्यादा पढ़े। ओके, उसके बाद में 7th है, वो है आपका पॉजोम। पॉजोम सितंबर 1, 2016 में आई थी।
इसका मतलब है टेंस कंपटीशन इन योर टारगेट लोकेशन। जो लोकल एसईओ, जैसा कि मैंने बताया था, सूरत, बेंगलोर, बॉम्बे में जगह अगर आप सर्च कर रहे हैं और वहां पे रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, तो वो रिजल्ट चेंज क्यों हो रहे हैं? मैंने यहाँ पे लिखा एसईओ एक्सपर्ट, तो यहाँ पे गूगल ये करेगा कि जो नजदीकी एसईओ एक्सपर्ट है जिन्होंने सूरत को टारगेट करके ये कहा है कि नहीं हम सूरत में तो एकदम बेस्ट सर्विस दे सकते हैं, उनको गूगल सबसे पहले डिस्प्ले करवाएगा ताकि मुझे नजदीक का कोई भी पर्सन है वो इजीली मिल सके, ताकि मैं उसके साथ कम्युनिकेशन इजीली कर सकूं। एंड बेंगलोर वाले को बेंगलोर के डिटेल्स पहले दिखेंगे और बॉम्बे वाले को बॉम्बे के, और उसके बाद में जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से टारगेट किए गए वो आपको वहां पे दिखेंगे। इसे फिक्स कैसे करते हैं? इट इज वर्किंग ऑन योर टारगेट लोकेशन। लोकल बिजनेस नीड मोर टारगेट कीवर्ड इन वेब पेजेस, सो यूज योर लोकेशन इन द वेबसाइट। अगर मुझे सूरत के यूजर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट के अंदर ये लिखूंगा वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो साथ में ये भी लिखूंगा इन सूरत, ताकि आपको ये पता चले कि वेबसाइट डेवलपमेंट की जो कंपनी है वो सूरत के अंदर है, ना कि मैं सूरत के अंदर हूँ। तो कोई भी यूजर ये सर्च करेगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट इन सूरत, तो वहां पे मेरी वेबसाइट उससे सबसे पहले दिखेगी, तो वो ये देखेगा कि हाँ ये वेबसाइट की कंपनी जो है, वेबसाइट बनाने की कंपनी वो सूरत में ही है, तो मैं उसकी कंपनी में जाके वो वेबसाइट बनवा सकता हूँ इजीली। ओके, उसके बाद में लास्ट है फ्रेड है, जो कि आपकी अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप एड से पैसा कमाते हैं या फिर आप ऐड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो उसके ऊपर आपको फ्रेड की एल्गोरिथम अप्लाई करनी रहती है। तो उसके हिसाब से क्या, अगर आपने 3 एफिलिएट हैवी और एड सेंटर्ड कंटेंट ऐड किया है, मतलब आपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, कंटेंट का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ आपने एसईओ करके उस वेब पेज को ऊपर लिया है और लोग आपकी वेबसाइट पे उस कीवर्ड को सर्च करके आ रहे हैं, ऐड देख रहे हैं, उन्हें कोई भी कंटेंट रिलेवेंट नहीं मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट को जा रहे हैं, लेकिन तब तक आपने वहां पे एक अर्निंग सोर्स जनरेट कर लिया। तो ये चीज गूगल ने ब्रेक करने के लिए 2017 8 मार्च को फ्रेड एल्गोरिथम लेके आए थे, जिसमें क्या रहता है कि अगर आपने वेबसाइट के अंदर कंटेंट अच्छा नहीं है, अगर आप ऐड दिखा रहे हैं कहीं पे, तो वहां पे वो कंटेंट किस तरीके से है, क्या ऐड की एकदम अच्छी लोकेशन अवेलेबल है, तो ही वहां पे आपको ऐड दिखता है और आपको वहां पे रैंकिंग भी मिलती है। यहाँ पे मैंने लिखा है एल्गोरिथम्स मेक्स योर पेज हैव हाई क्वालिटी एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंटेंट। अगर आपने कोई भी पेज को लिखा है तो उसमें कंटेंट सब सही होने चाहिए, तभी आपको वहां पे एड्स डिस्प्ले होंगे और आप वहां पे अर्निंग अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूजर कोई भी वेब पेज पे आ रहा है और वहां से ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे आपकी बाउंस रेट भी बढ़ती और कम होती है। जितना वेबसाइट पे अगर वेब पेज में यूजर रुकेगा उतनी ही आपकी बाउंस रेट कम रहेगी। मतलब कि बाउंस रेट का मतलब है कितना जल्दी चला गया, ठीक है, आया यूजर और आपके वेब पेज पे स्क्रॉल भी नहीं किया, नीचे तक पढ़ा भी नहीं और बाहर चला गया, तो इसका मतलब उसे वेबसाइट में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वो कोई और वेब पेज पे जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी बाउंस रेट और बढ़ती रहेगी। आपकी वेबसाइट पे कोई चीज की मतलब इतनी बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आज की क्लास काफी लंबी हो गई क्योंकि मैंने एल्गोरिथम के अंदर ही आपको इतना सारा कुछ ले लिया। अब यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ सर्च इंजन की जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लिश में, सर्च इंजन यूज एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए वेबसाइट, द थीम ऑफ ए वेबसाइट एंड व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेरीज द वेबसाइट शुड शो अप for in a search result. Algorithm are also used to determine where in organic search result a particular website should be displayed for a specific query. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो एल्गोरिथम ये आइडेंटिफाई करती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो थीम है, जो क्वालिटी है, जो इमेज है, वो किस तरीके से काम कर रही है, कितनी है, आप पहले टेक्स्ट लोड हो रहा है या पहले इमेजेस आ रही है। अगर आप एक वेबसाइट को ओपन करते हो तो सबसे पहले क्या आ रहा है, किस तरीके से ओपन हो रहा है, वो सारा का सारा सर्च इंजन चेक करता है और उसके हिसाब से अलग अलग एल्गोरिथम को वो काम डिवाइड करता है। कि पांडा अगर उसका कंटेंट चेक करे, यानी HTML के अंदर जो भी वर्ड रिलेवेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो चेक करें, इमेज के फॉर्मेट में वो कोई और, मोबाइल रिस्पॉन्सिव की हिसाब से कोई और एल्गोरिथम, इस तरीके से सारी एल्गोरिथम काम करती है और एक बेटर इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले करवाती है। अगर आपने कोई भी क्वेरी सर्च किया और उस क्वेरी पे अगर रिजल्ट दिख रहा है, मतलब ये 8 के 8 जो एल्गोरिथम थी उन्होंने अच्छे से काम किया था और इतना अच्छे से बारीकी से उसे इम्प्लीमेंट किया था ताकि आपको जितना भी रिजल्ट है एकदम प्रॉपर और एक अच्छे अट्रैक्टिव वे में मिले, ठीक है।
ये 2 टॉपिक ही आज हो पाए हैं, कल हम आगे के चैप्टर और पढ़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा कि लॉन्ग क्लासेस ना हो, पर ये भी जरूरी है कि टॉपिक भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि अगर आप वीडियो देखना शुरू करते हो तो एटलीस्ट लास्ट तक देखते रहो। अब अगर आप लास्ट तक ये बात सुन रहे हो कि वीडियो पूरा देखना चाहिए, तो मतलब ये मेक सेंस बन रहा है कि आपने वीडियो तो पूरा देखा ही है, ठीक है। इसके अलावा जो भी रहेगा वो हम कल और पढ़ेंगे, आगे की क्लास में और देखेंगे। मंडे टू फ्राइडे शाम को रोजाना मैं लाइव आऊंगा, उसमें आपको एक ना एक 2 टॉपिक हमेशा के जो भी हो पाएंगे वो हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा सैटरडे संडे को अगर कुछ और नया टॉपिक रहेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज जरूर मैसेज करिए, तो मैं आपको वहां पे उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और कुछ भी अगर गलत हुआ है तो भी वहां पे आप मेंशन कीजिए, तो मैं उसके बारे में आपसे अच्छी राय लूंगा और अच्छी वापस वो है एरर को सही करने की कोशिश करूंगा। फंबल्स निकल जाते हैं, इतना कभी कैमरा के सामने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में ठीक है। अब जब मैं ऑफलाइन में कुछ बोलता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा थोड़ा इंटरफेयर लगता है कि नहीं, कुछ चीज मिसमैच ना हो जाए, कोई वर्ड गलत ना निकल जाए, वो सारी चीज मैनेज करनी रहती है, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम जी राम।